हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी बीडीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह इकोनॉमी का है, जिसमें हमने अभी तक 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट में। अभी हमारा चौथा पार्ट है और 5वां टॉपिक है बाह्य क्षेत्रक या एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें पहला आता है व्यापार। व्यापार के अंतर्गत आता है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसका टॉपिक होगा, जिसमें देखते हैं सुर्खियों में क्यों रहा है, इसके बारे में भी देखेंगे, इसकी क्या परिभाषा रही है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने निर्यात को बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्वयं में भुगतान करने की अनुमति दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के विषय पर गठित तारापोर समिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका उपयोग व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जाता है। ऐसी मुद्रा जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जाता है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण विश्व भर में रुपये की स्वीकृति को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कुछ गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसे पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को अपनाने के रूप में भी समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि सभी स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने और इसी तरह विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने की स्वतंत्रता है। वर्तमान में भारत में आंशिक रूप से पूंजी खाता परिवर्तनीयता और पूर्ण रूप से चालू खाता परिवर्तनीयता को मंजूरी दी गई है। चालू खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है आयात निर्यात संबंधी चालू खाते में दर्ज मुद्रा को किसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता और क्षमता होती है। भारत में अंतर्राष्ट्रीयकरण लेन देन का व्यापक ढांचा फेमा के तहत शासित है। देखते हैं रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ। इसके लाभ क्या क्या है? व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा पर निर्भरता में कमी आएगी। इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता में कमी की जाएगी। यह विभेदक ब्याज दर द्वारा अर्थव्यवस्था पर विदेशी मुद्रा द्वारा थोपी गई लागत को भी कम कर सकता है। दो देशों की मुद्राओं के बीच ब्याज दरों में अंतर को विभेदक ब्याज दर कहा जाता है। इससे विदेशी मुद्रा पर निर्भरता में कमी आएगी। परिणाम स्वरूप विदेशों में घटने वाली घटनाओं के हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव में भी कमी आएगी। यह विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में आने वाले उतार चढ़ाव पर निर्भरता को समाप्त कर देगा। इससे व्यवसाय करने की लागत में कमी आएगी। साथ ही यह भारतीय व्यवसायों की वैश्विक वृद्धि में सहायता करके भारतीय कंपनियों के लिए मुद्रा संबंधी जोखिम को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। इससे भारत का वैश्विक एक और सम्मान बढ़ेगा। साथ ही भारतीय व्यवसायियों की सौदेबाजी की शक्ति में भी वृद्धि होगी। इससे संबंधित लाभ होंगे। अब देखते हैं मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीयकरण के कार्य निजी क्षेत्र के लिए और सरकार के लिए क्या क्या है। कार्य में जैसे मूल संचयन, सरकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व और निजी क्षेत्र के लिए मुद्रा प्रतिस्थापन होता है। लेन देन का माध्यम, सरकारों के लिए विदेशी लेन देन संबंधी हस्तक्षेप के लिए व्हीकल करेंसी, अर्थात जिसे अन्य देश भी विनिमय के माध्यम से स्वीकार करते हैं, वह इसका माध्यम होता है। और निजी क्षेत्र के लिए व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए इनवाइसिंग प्रक्रिया हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यूनिट ऑफ अकाउंट, सरकारों के लिए किसी अन्य देश की मुद्रा के बदले स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर के निर्धारण हेतु, और निजी क्षेत्र के लिए व्यापार और वित्तीय लेन देन को व्यक्त करने हेतु इसका उपयोग होता है। इसमें जो शब्दावली का उपयोग किया गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन एक विशिष्ट समय की अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान एक देश के निवासियों के दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ वस्तु, सेवाओं और संपत्तियों के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। पूंजी खाता एक निर्दिष्ट समय, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद और मुद्रा, स्टॉक, बॉन्ड आदि की बिक्री को रिकॉर्ड करता है। अब रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किए गए अन्य उपाय कौन कौन से हैं? पहला, रुपये में सीमा पार उधार की अनुमति। सीमा पार उधार
वर्ष 2014 से रुपये के मूल्य वर्ग के बॉन्ड और मसाला बॉन्ड की शुरुआत की गई है। भारतीय कॉरपोरेट को विदेशों में रुपये मूल्य वर्ग के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। अब आता है रुपये में व्यापार निपटान। रुपये में व्यापार निपटान जुलाई 2022 में सबसे बड़ा कदम उठाया गया था। आरबीआई ने विशेष बॉस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपये में व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया था। करेंसी स्वैप या मुद्रा विनिमय, इसके अंतर्गत रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में यूएई तथा सार्क सदस्य देशों सहित अन्य देशों के साथ करेंसी स्वैप से संबंधित 23 समझौते पर सहमति बनी है। अन्य उपाय में एशियन क्लियरिंग यूनियन में क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग की संभावनाओं की खोज की जा रही है। घरेलू रुपया बाजार दरों और मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपया बाजारों से जोड़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनाई जा रही है। प्राथमिक डीलरों को बाजार तरलता में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान या इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट क्या है के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश। भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के आरबीआई ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला, इनवाइसिंग व्यवस्था के तहत आयात तथा निर्यात बिल में आयात निर्यात की राशि को रुपये में दर्ज किया जाता है। हालांकि दो व्यापार सहयोगी देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर को बाजार दर द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। दूसरा, आयातक और निर्यातक भारतीय रुपये में दर्ज प्राप्तियों तथा भुगतान के लिए अब अपने विशेष बॉस्ट्रो खातों का उपयोग कर सकते हैं। ये खाते भागीदार देश के कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ जुड़े होते हैं। इन मामलों में भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 प्रावधान लागू है। बॉस्ट्रो खाता का अर्थ है आपका होता है। यह कॉरस्पॉन्डेंट बैंक में किसी अन्य बैंक की ओर खोला गया खाता होता है। उदाहरण के लिए HSBC बॉस्ट्रो खाते को भारत में भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबंधित करता है। खाते का एक और प्रकार है, उदाहरण के लिए नॉस्ट्रो खाता। लैटिन भाषा में इसे नॉस्ट्रो का अर्थ होता है हमारा, बॉस्ट्रो का अर्थ होता है आपका और नॉस्ट्रो का अर्थ होता है हमारा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दो बैंकों के बीच खाते का एक अन्य सेट है। बॉस्ट्रो खाता के तहत भारतीय आयातक इन खातों में अपने आयात के लिए भारतीय रुपये का भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक गारंटी देंगे, निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों को सेट ऑफ करेंगे, निर्यात के लिए विदेशी आयातकों से अग्रिम राशि लेने में अतिरिक्त राशि का उपयोग करने तथा अनुमोदन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण आदि से संबंधित कार्यकलापों को भी फेमा के तहत कवर किया जाएगा। रुपये के में व्यापार लेन देन का निपटान तंत्र देख लेते हैं किस तरीके से है। विदेशी निर्यातक दिखाया गया और विदेशी आयातक के रूप में। इसमें भारतीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में दिखाया गया है कि देखिए विदेशी निर्यातक जो होते हैं वह वस्तुओं सेवाओं के माध्यम से भारतीय आयातक तक पहुंचाते हैं। इसमें INR द्वारा भुगतान की गई राशि होती है और विदेशी बैंक द्वारा भारत में खाता खुलवाया गया है जो INR बॉस्ट्रो बैंक खाता तक जाएगा। INR बॉस्ट्रो बैंक को भारतीय रुपये का आहरण करेगा, फिर भारतीय रुपये INR का अन्य मुद्रा में रूपांतरण करेगा, फिर वो आहरित धन फिर विदेशी निर्यातक के पास जाएगा। और इसी तरह विदेशी आयातक की प्रक्रिया में वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से भारतीय निर्यातक का जाएगा, फिर वो INR में आहरित की गई राशि तक जाएगा, फिर विदेशी बैंक द्वारा भारत में खुलवाया गया खाता होगा जो INR बॉस्ट्रो बैंक खाता के पास जाएगा। और यही प्रक्रिया इस साइड से भी विदेशी आयातक में भुगतान किया गया धन आएगा जो अन्य मुद्रा भारतीय रुपये में INR में रूपांतरण होगा और भारतीय INR का भुगतान होगा और यह प्रक्रिया रिवर्सेबल होगी। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वैश्विक व्यापार में 98% हिस्से से अधिक को कवर करता है। भारत भी इसका सदस्य देश है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक प्रति 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। जनरल काउंसिल इन संगठन के दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने वाली
संस्था है। यह सुर्खियों में क्यों रहा है, देखते हैं। हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसकी संरचना में और 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के निष्कर्ष। WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। इसमें 164 सदस्य और 23 पर्यवेक्षक सरकारें जैसे ईरान, इराक, भूटान आदि हैं। विश्व व्यापार संगठन की संरचना में सर्वोच्च प्राधिकार मंत्री स्तरीय सम्मेलन का है। इसमें विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है। इसका एजेंडा और 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के क्या निष्कर्ष रहे हैं, इनको देखते हैं। एजेंडा मत्स्यिकी में यह गैर कानूनी, गैर सूचित और गैर विनियमित तरीके से मत्स्य गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या क्षेत्रीय मत्स्यिकी प्रबंधन संगठन से बाहर के क्षेत्रों में मत्स्यन के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। कोविड के टीकों पर बौद्धिक संपदा या छूट। कोई देश किसी अन्य देश में पेटेंट किए गए टीकों के उत्पादन की अनुमति दे सकता है। इसके लिए किसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही ऐसे टीकों के निर्यात की कोई समय सीमा नहीं होती है। अब आता है ई-कॉमर्स अधिष्ठान पर। यह है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन या मार्च 2024 जो भी पहले हो तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर शुल्क लगाने पर रोक को जारी रखने के लिए एक अस्थायी समझौते पर पहुंचे हैं। विश्व व्यापार संगठन सदस्य वर्ष 1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए थे। उसके बाद के सभी मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में इस रोक को समय समय पर बढ़ाया जाता है। अब आता है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा अन्य देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की खरीद पर कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हालांकि घरेलू खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। WTO से संबंधित अन्य घटनाक्रम जैसे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम का संचालन। यह भारत में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम से संबंधित ग्रुप कंसल्टेट फॉर्मेट का विरोध कर दिया है। गौरतलब है कि ग्रुप कंसल्टेट फॉर्मेट विकसित और विकासशील देशों के 10 सदस्यीय एक समूह ने प्रस्तावित किया है। इसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, थाईलैंड आदि देश शामिल हैं। कुछ प्रकार के सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रमों को व्यापार को विकृत करने वाले माना जाता है, जैसे सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर किसानों ने अनाज की खरीद। इसे समर्थन मूल्य या प्रशासित मूल्य के रूप में जाना जाता है। भारत में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इस तरह की समर्थन प्रणाली से निपटने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने बाली मंत्री स्तरीय बैठक में पीस क्लॉज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस समूह में विकसित और विकासशील देशों के साथ साथ खाद्य आयातक और खाद्य निर्यातक देश भी शामिल हैं। बाली मंत्री स्तरीय बैठक 2013 के तहत परामर्श के लिए ऐसे किसी भी प्रारूप का प्रावधान नहीं किया गया। अब आते हैं पीस क्लॉज। पीस क्लॉज क्या है? पीस क्लॉज प्रावधान किसी विकासशील देश द्वारा सब्सिडी सीमा के उल्लंघन की दिशा में विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों को विवाद निपटान मंच पर उसके कदम को चुनौती देने से रोकता है। अपनी गरीब आबादी की घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने WTO के पीस क्लॉज के प्रावधान का तीसरी बार उपयोग किया है। यह कदम धान उत्पादक किसानों को दिए जाने वाले घरेलू समर्थन की 10% सीमा को पार करने में उठाया गया है। भारत 2020 में पीस क्लॉज का आश्रय लेने वाला पहला देश बना था। इसका कारण यह था कि वर्ष 2018 से 19 में चावल के लिए सब्सिडी निर्धारित सीमा को पार कर गई थी। सरकारी खरीद समझौता। भारत में WTO के सरकारी खरीद समझौता के शामिल होने में किसी भी प्रकार की योजना से इनकार किया है। सरकारी खरीद समझौता विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को सरकारों और वस्तुओं एवं सेवाओं के बेचने के लिए पारस्परिक रूप से अपने बाजार खोलने की अनुमति देता है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट एक बहुपक्षीय समझौता है। इसका अर्थ है कि इसमें WTO के कुछ सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन सभी सदस्य नहीं। इसमें 21 पक्षकार हैं। इसमें WTO के 48 सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ और इसके 27 सदस्य देशों को एक पक्षकार के रूप में गिना जाता है। अब आता है गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर विश्व व्यापार संगठन के नवीनतम गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक में यह आशंका व्यक्त की गई है कि 2022 की शेष अवधि और 2023 में व्यापार की वृद्धि धीमी रह सकती है। WTO का गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक विश्व व्यापार के लिए एक समग्र अग्रणी संकेतक है। यह हालिया रुझानों के सापेक्ष वाणिज्यिक पण्य
व्यापार पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। इसका बेसलाइन मान 100 है। इसके तहत 100 से अधिक का मान व्यापार में वृद्धि का संकेत देता है, जबकि 100 से नीचे का मान व्यापार में गिरावट का संकेत देता है। अब आता है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। हाल ही में समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। देखते हैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण क्या है। इसकी उत्पत्ति इसे 1972 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। इसे 1961 में स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद का समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया है। विनियामक शक्तियाँ, इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही इसे भारतीय संधारणी एवं गुणवत्तापूर्ण भारतीय खाद्य निर्यात को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक उपायों को अपनाने हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत का समुद्री उद्योग। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। वर्ष 2022 में समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़कर 7.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्यों एवं दायित्व निम्नलिखित है। पहला, समुद्री खाद्य के निर्यात में आने वाले अवरोधों को पहचान करके सुधारात्मक उपायों को पहचानना। दूसरा, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों फिशिंग वेसल पूर्व प्रसंस्करण केंद्रों का पंजीकरण करना। बाजार संबंधी गतिविधियों जैसे उपभोक्ता विक्रेता की मीटिंग, संभावित बाजारों में प्रतिनिधियों के दौरे आयोजित करवाना। राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर के माध्यम से जलीय कृषि की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुसंधान एवं विकास बढ़ावा देना है। निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना। संधारणीय जलीय कृषि के लिए राष्ट्रीय केंद्र, यह जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से गरीब ग्रामीण जलीय किसानों को सशक्त बनाने में मदद करता है। मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और संधारणीय मत्स्य पालन के लिए नेटवर्क, यह समुद्री संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और अन्य घटकों के संदर्भ में मछुआरों का प्रशिक्षण कर प्रदान करता है। वर्ष 2004 में MPDA राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना को क्रियान्वित कर रहा है। यह यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पाद का निर्यात करने के लिए जीवाणु रोधी, पशु चिकित्सा, औषधीय उत्पादों और पर्यावरण संदूषकों जैसे पदार्थों के अवशेषों की निगरानी करता है। अब आता है निवेश। निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत में FDI के क्या स्थिति है, इसके बारे में देखते हैं। और FDI क्या है। FDI का अर्थ है भारत से बाहर विनिवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भारतीय कंपनियों में किए जाने वाले निवेश से होता है। एक गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में FDI के मार्ग क्या क्या है। FDI स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग के तहत FDI के लिए सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इस मार्ग के माध्यम से FEMA 20 के विनिमय 16 में निर्धारित सभी गतिविधियों क्षेत्रों में FDI की अनुमति है। सरकारी मांग में उन गतिविधियों में FDI के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है जो स्वचालित मार्ग के तहत नहीं आती है। गैर सूचीबद्ध कंपनियों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को इशू के बाद ही पेड अप इक्विटी कैपिटल के 10% तक या उससे अधिक फुली डायलूटेड बेसिस पर किए गए निवेश भी FDI समझा जाता है। FDI पर प्रतिबंध। FDI पर 9 क्षेत्रों पर प्रतिबंध है। लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनियां, रियल एस्टेट, कृषि क्षेत्र से संबद्ध कुछ भाग, मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार, ऐसे क्षेत्र जो निजी क्षेत्र के लिए खुले नहीं हैं, तंबाकू विनिर्माण इत्यादि पर प्रतिबंध है। भारत में FDI की स्थिति। प्रवृत्ति FDI की वृद्धि दर में गिरावट, FDI बहिर्वाह में वृद्धि। FDI वाले शीर्ष देशों में मॉरिशस और कैमन द्वीप जैसे टैक्स हेवन देशों का वर्चस्व। क्षेत्र, केवल 5 क्षेत्रकों को कुल FDI का 62% चला जाता है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग, ट्रेडिंग, निर्माण। राज्य में कुल FDI का 78% हिस्सा केवल 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली आते हैं। भारत के लिए FDI के प्रमुख मुख्य स्रोत सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, USA है। FDI पर सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत उचित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माहौल, स्थानीय आबादी में कौशल सस्ता श्रम,
बाजार की प्रकृति और आकार, क्षेत्रीय निर्यात के लिए क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता, मजबूत संस्थान, उत्पाद और एफडीआई से संबंधित लाभ, उत्पाद और उपभोग में वृद्धि से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजन होता है, ज्ञान कौशल तकनीकी का हस्तांतरण होता है, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है, विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, कर राजस्व में वृद्धि होती है और सरकार के व्यय में वृद्धि होती है। अब आता है विदेशी निवेश से संबंधित अन्य घटनाक्रम। इसके संबंधित पहला, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल। विदेशी निवेश संवर्धन को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद से विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। FIPV को वर्ष 2017 में बंद कर दिया गया था। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदकों की सिंगल विंडो स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती है। अब आता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन या गैर ऋण लिखित संशोधन नियम 2022। नए नियम जीवन बीमा निगम और ऐसे अन्य कॉरपोरेट निकायों में 20% तक विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करते हैं। वर्तमान में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी निवेश की सीमा 20% है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम विदेशी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को समेकित एवं संशोधित करता है। इसमें विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में एक स्थान की बढ़त प्राप्त करते हुए 7वें स्थान पर पहुंच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका $367 बिलियन की FDI के साथ शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है। इसके बाद चीन और हांगकांग आता है। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा में है, जो इसे 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापित किया था। इसकी प्रकृति एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का हिस्सा है। अंकटाड द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट्स जैसे व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट आदि हैं। अंकटाड हर साल व्यापार और विकास रिपोर्ट भी जारी करता है। अब आते हैं विनिमय दर में उतार चढ़ाव। भारतीय रुपये में गिरावट। हाल ही में RBI ने ऋण बाजार में विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी और NRI जमा से संबंधित मानदंडों में ढील दी है। उद्देश्य भारतीय रुपये में गिरावट को रोकना और विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को बढ़ावा देना है। विनिमय दर और इसे प्रभावित करने वाले कारक। मुद्रा विनिमय का आशय एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने से है। जिस दर पर दो मुद्राओं की अदला बदली होती है उसे विनिमय दर कहा जाता है। कहीं कहीं विनिमय दर स्थिर होती है तो इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, और अधिकांश देशों में विनिमय दर अस्थायी होती है और यह मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। अस्थायी फ्लोटिंग लचीली विनिमय दर अलग अलग कारकों के आधार पर विदेशी मुद्रा बाजार या विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला ब्याज दर। ब्याज दर के उदाहरण के रूप में उच्च ब्याज दर विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। महंगाई दर, उदाहरण के लिए उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति विदेशी निवेशकों की रुचि को कम कर सकती है। राजनीतिक स्थिरता, यह निवेशकों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है और निवेश सुरक्षित रखती है। सरकारी ऋण, क्योंकि उच्च ऋण अंततः राजकोषीय समेकन की ओर ले जाता है। निर्यात आयात, क्योंकि अधिक निर्यात से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और कम निर्यात से मुद्रा की मांग घटती है। अटकलबाजी, भविष्य में मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निवेशकों द्वारा अटकलबाजी से भी विनिमय दर प्रभावित होती है। आर्थिक माहौल, मंदी जैसी घटनाएं विदेशी निवेशकों की रुचि को कम करती हैं और इसके अन्य महत्वपूर्ण कारक जैसे कि उच्च स्थिरता की स्थिति से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। अब आता है भारत में सबसे पहले स्थिर विनिमय दर व्यवस्था थी कि इसमें कौन कौन सी बताई गई, एक तो स्थिर और एक अस्थिर।
स्थिर के अंतर्गत भारत में सबसे पहले स्थिर विनिमय दर व्यवस्था थी। यह व्यवस्था प्रचलित ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अनुरूप थी। हालांकि मार्च 1993 से मुद्रा बाजार में विनिमय दर का प्रबंधन बाजार द्वारा निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में भारत में अब अस्थायी फ्लोटिंग लचीली विनिमय दर व्यवस्था विद्यमान है। इसके चलते आरबीआई और केंद्र सरकार का भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में केवल सीमित हस्तक्षेप रह गया है। भारतीय रुपये की गिरावट के कारण और प्रभाव कारण कच्चे तेल एवं अन्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने से रुपये की गिरावट होती है। मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए कई देशों ने अपनी मौद्रिक नीति में सख्ती की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा लगातार पूंजी का बहिर्वाह है। घरेलू कारक जैसे उच्च मुद्रास्फीति, व्यापार घाटे में वृद्धि से बढ़ता चालू खाता घाटा इसके कारण रहे हैं। इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है? प्रभाव भारत एक आयातक देश भी है, इसलिए इसे चालू खाता घाटा और भुगतान असंतुलन में वृद्धि होती है। दूसरा, इसमें विदेशों से खरीद किए गए कच्चे माल, उपकरण आदि की लागत में वृद्धि होती है। तीसरा, आयात की जाने वाली प्रमुख मदों जैसे कोयला, कच्चा तेल, खाद्य तेल आदि में आपूर्ति संबंधी व्यवधान के कारण उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है। इसके अन्य प्रभाव जैसे आयात कवर में गिरावट, विदेशी निवेश में कमी आदि होते हैं। अब आता है भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में उतार चढ़ाव, इंडियाज फॉरेक्स डायनामिक्स। इसके अंतर्गत सुर्खियों में क्यों? डॉलर के निरंतर मजबूत होने के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 2022 में $532.66 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले 2 वर्षों का निम्नतम स्तर है। इसमें भारत का आयात कवरेज 1 वर्ष के चरम कवरेज से घटकर 8 से 9 महीने रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार, इसकी संरचना और प्रबंधन। विदेशी मुद्रा भंडार अथवा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फॉरेक्स रिजर्व के रूप में जाना जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार वस्तुतः केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा आदि के रूप में रखी गई परिसंपत्तियां होती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य चीज़ें भी शामिल होती है, जैसे बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, स्वर्ण भंडार, IMF में विशेष आहरण अधिकार आदि होते हैं। अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चीनी युआन आदि कुछ अन्य देश विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन आरबीआई द्वारा निम्नलिखित अधिनियम के तहत किया जाता है: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला, यह विनिमय दर और मौद्रिक नीतियों के विश्वास को बढ़ाने और उसे बनाए रखने में सहायक होता है। इसकी सहायता से राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी मुद्रा प्रवाह में अचानक पैदा हुए किसी भी व्यवधान के समय विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही बाह्य दायित्वों को पूरा किया जाता है। इस प्रकार यह निवेशकों का विश्वास हासिल करने में सहायक होता है। दूसरा, यह सरकार को उसकी विदेशी मुद्रा की जरूरतों और बाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने में सहायक होता है। तीसरा, यह घरेलू वित्तीय आघातों के एवं किसी अन्य राष्ट्रीय आपदा या आपात स्थिति का सामना करने के लिए आरक्षित निधि बनाए रखने में सहायक होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट होने का कारण क्या क्या रहा है? जिसमें जैसे पहला, विदेशी मुद्रा में कमी। विदेशी मुद्रा में कमी आरबीआई के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट में से 67% गिरावट डॉलर आधारित आस्तियों और अमेरिकी बॉन्ड्स के सापेक्ष गैर डॉलर आधारित आस्तियों के मूल्य में आई कमी के कारण है। इसके उदाहरण, डॉलर इंडेक्स 0.67% बढ़कर 113.94 हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो और येन 2 दशक के निचले स्तर पर आ गए हैं। गौरतलब है कि डॉलर इंडेक्स 6 मुद्राओं की बास्केट की तुलना में अमेरिकी डॉलर या ग्रीन बैग की मजदूरी का आकलन करता है। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार में आरबीआई का हस्तक्षेप। आरबीआई ने भारतीय रुपये की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। तीसरा, उच्च पूंजी बहिर्वाह या आउटफ्लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए दरों में कई बार वृद्धि की गई है। दरों में हुई वृद्धि इस वजह से भारत जैसे उभरते बाजारों को पूंजी पलायन का सामना करना पड़ता है। यह पूंजी यूएस और ऐसे अन्य सुरक्षित बाजार की तलाश में भारत से बाहर जा रही है। दुनिया में बिगड़ते हालात, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भू राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि हुई है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्सा किस किस क्षेत्र में है? जिसमें 88.7% विदेशी मुद्रा है और जिसमें
7% स्वर्ण भंडार और 3.3% SDR और IMF में 1% रिजर्व पोजीशन है। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा और रिजर्व पोजीशन 1%। संबंधित सुर्खियां। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड स्तर पर सोने की खरीदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान ज्ञात खरीदारों में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इसने अपने स्वर्ण भंडार में 17.5 टन सोने की बढ़ोतरी की है। इस प्रवृत्ति के कारण आर्थिक अनिश्चितता, वर्तमान में उच्च मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है, साथ ही वैश्विक समृद्धि को लेकर भी अनिश्चितता बनी है। ऐसे समय में सोने का उपयोग बिना किसी डिफॉल्ट जोखिम के मुद्रास्फीति से बचने के लिए एक साधन के रूप में किया जा सकता है। डॉलर का अधिमूल्यन के कारण देश में समग्र मुद्रा भंडार में इसका भारांश बढ़ सकता है और सोने के आयात का प्रभाव, चालू खाता घाटे में बढ़ोतरी होती है। अब आता है वैश्विक संस्थान। वैश्विक संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उत्पत्ति 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ये विश्व बैंक समूह में शामिल होने के योग्य होने के लिए देशों के पहले IMF में शामिल होना चाहिए। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके 3 महत्वपूर्ण मिशन हैं: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाना, व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना और ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाएं। संपर्क। यह G20 सदस्य अन्य समूहों के साथ निकटता से सहयोग करता है और अपनी पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बनाए रखने के लिए G20 के प्रयासों का समर्थन करता है। इसका भारत सदस्य देश है। इसमें यह अपनी मुख्य रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति को संबोधित किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि IMF को उभरते और निम्न आय वाले देशों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। IMFC के बारे में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के परिवीक्षण और प्रबंधन पर IMF बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सलाह देती है और रिपोर्ट करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकने वाली घटनाओं को उजागर भी किया जाता है। IMFC के में 24 सदस्य, जिसमें भारत भी शामिल हैं, इनके निम्नलिखित सदस्य होती हैं। पहला, इसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर, मंत्री या समान रैंक के अन्य व्यक्ति शामिल होते हैं। दूसरा, इसमें आमतौर पर IMF सदस्यों, वर्तमान में IMF में 190 सदस्य देश हैं, IMF के सदस्यों के गवर्नरों में से चुने गए व्यक्ति शामिल होते हैं। IMFC के पास निर्णय लेने की कोई औपचारिक शक्तियाँ नहीं है। यह व्यवहारिक रूप से IMF के कार्यों और नीतियों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। IMFC का आमतौर पर साल में 2 बार बैठक होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को 2 मंत्री स्तरीय समितियों यथा IMFC और डेवलपमेंट कमेटी द्वारा सलाह दी जाती है। सुर्खियों में रही विशेष आहरण अधिकार। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने SDR का मूल्यांकन करने वाली मुद्राओं की समीक्षा में अमेरिकी डॉलर और चीनी युआन के भारांश में वृद्धि की है। SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति होती है। इसे IMF में 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में निर्मित किया था। इसका मूल्य 5 मुद्राओं के एक बास्केट पर आधारित होता है: अमेरिकी डॉलर उच्चतम भारांश, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग सबसे कम भारांश है। इसे IMF के सदस्य देशों को इस संगठन में उनके सापेक्ष हिस्से के अनुपात में आवंटित किया जाता है। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। IMF और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 5 संगठन शामिल हैं। IBDR अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। यह मध्यम आय और ऋण योग्य निम्न आय वाले देशों को उधार देता है।
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यह सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान देता है। IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित होता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसे 1988 में स्थापित किया गया था। यह एजेंसी आर्थिक समृद्धि लाने, गरीबी कम करने आदि के लिए विकासशील देशों में FDI को बढ़ावा देती है। निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इसे 1966 में स्थापित किया गया था। यह निवेश विवादों के समाधान और मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करता है। विश्व बैंक की ये जो 5 संगठन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी स्थापना से संबंधित, तो इनको याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है। भारत ICSID को छोड़कर सभी विश्व बैंक के सदस्य संगठनों का सदस्य है, जिसमें ये 4 जो संगठन है IBRD, IDA, IFC, MIGA, सभी का भारत सदस्य देश है। सिर्फ ICSID का सदस्य नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, इसकी सदस्यता में IBRD में 189 सदस्य देश हैं, IDA में 174, IFC में 186, MIGA में 182 और ICSID में 158 सदस्य देश हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में इसमें प्रमुख प्रकाशन वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इसके द्वारा जारी की जाती हैं। अब आता है बाह्य क्षेत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य धारणाएं एवं जानकारी। डंपिंग रोधी शुल्क, भारत में चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया से एक विशेष प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर के आयात को लेकर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। डंपिंग रोधी शुल्क एक संरक्षणवादी शुल्क होता है। यह घरेलू सरकार द्वारा विदेशी आयात पर लगाया जाता है। सरकार इसे तब लगाती है जब आयात की कीमत उचित बाजार मूल्य से कम प्रतीत होती है। सीमा शुल्क ट्रैफिक अधिनियम 1975, इसके 1995 के नियमों के तहत डंपिंग एक अनुचित व्यापार प्रथा है। ये भारत में डंपिंग रोधी शुल्क के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है। व्यापार उपचार महानिदेशालय वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा के रूप में डंपिंग रोधी जांच करता है। भारत के लिए कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप, भारत के लिए कॉम्पिटिटिव रोड मैप प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया 100 जारी किया है। यह रोड मैप EAC-PM द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया गया है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को संभव करने वाला कोई भी समष्टि चर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिनिधित्व करता है। किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मकता उस देश की समग्र उत्पादकता के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। उत्पादकता से आशय मूल्य सृजन हेतु देश की परिसंपत्ति और उपलब्ध श्रम शक्ति को जुटाने संबंधी प्रभावकारिता से है। अब आता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसे WEF द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जारी करता है। भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था के बीच सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की है। इसमें भारत 43 स्थान से 6वें स्थान के सुधार में 37वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग सुधार मुख्यतः बेहतर आर्थिक प्रदर्शन के कारण संभव हुआ है। यह विश्व आर्थिक मंच या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट से भिन्न होता है। विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह क्लाउस श्वाब द्वारा 1971 में स्थापित नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो सार्वजनिक निजी सहयोग से पर आधारित है। भारत इसका सदस्य देश है और इसके द्वारा WEF के प्रमुख प्रकाशन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और हाल ही में जारी गई ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक है। अब आता है उत्पत्ति के नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि सीमा शुल्क व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों, प्रकाशन नियम 2020 तथा FTA के तहत उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों के बीच विवाद के मामले में FTA या इससे के ROO से संबंधित प्रावधान होंगे। FTA शून्य रियायती आधारित सीमा शुल्क दर अधिकांश वस्तुओं के आयात की अनुमति देता है। CAR-TAR का उद्देश्य FTA के माध्यम से भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क वंचना को रोकना होता है।
अब आता है निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। भारत सरकार द्वारा एग्जिम बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई। यह विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशी संस्थाओं को लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम प्रदान करता है। उद्देश्य इससे उन देशों में खरीदारों को आस्थगित ऋण शर्तों पर भारत के विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने में मदद मिलती है। निर्यात, राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिपोर्ट पोर्टल। यह भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आवश्यक सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह सभी हितधारकों को रियल टाइम डेटा प्रदान करके बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। इसमें 200 से अधिक देशों को निर्यात किए जाने वाले 30 से अधिक वस्तु समूहों से संबंधित होता है। इस पर आने वाले समय में जिलेवार निर्यात से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होती है। इंडियन बिजनेस पोर्टल, यह निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक ऑनलाइन वैश्विक व्यापार केंद्र होता है। यह बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस है। इसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों, निर्यातकों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नवीन बाजारों की पहचान करने तथा विश्व स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सशक्त करना है। मेड इन इंडिया उत्पादों के अधिक से अधिक निर्यात को प्रोत्साहित करना और इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट है। यह रिपोर्ट मध्यम अवधि के लिए 6.5 से 8.5% की स्थिर आर्थिक समृद्धि हेतु एक रणनीति की प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के अपनी वार्षिक मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के नुकसान से उभरने में 12 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के समावेश ने इन बैंकों को पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात को सुधारने में मदद मिली है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के माध्यम से वसूल की गई राशि हाल के वर्षों में कम हो गई थी, हालांकि यह सुधर कर 2020-21 में 41% हो गई थी। रिवर्स करेंसी वॉर संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने में डॉलर की तुलना में अन्य मुद्राएं कमजोर हुई हैं। अधिकतर देश अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए स्वयं ऐसा करते हैं। इसे मुद्रा युद्ध के रूप में जाना जाता है। हालांकि डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्रा के कमजोर होने से कच्चे तेल का आयात भी महंगा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप देश अब यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि उनकी मुद्रा का भंडार डॉलर के मुकाबले बहुत अधिक मूल्यह्रास ना हो। इसे रिवर्स करेंसी वॉर कहा जा रहा है। अब आता है ओवरसीज डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट जानकार निवेशक उदारीकृत प्रेषण सुविधा के साथ विदेशों में क्रिप्टो करेंसी पर दांव लगाने के लिए ओडीआई मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। ओडीआई भारत के बाहर एक संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी में स्वचालित मार्ग या अनुमोदन मार्ग के तहत किया गया निवेश होता है। भारतीय पक्षकारों को ऐसी विदेशी इकाइयों में निवेश करने की अनुमति नहीं है जो रियल एस्टेट व्यापार गतिविधि में संलग्न है तथा भारतीय रुपये से जुड़े वित्तीय उत्पादों की पेशकश करते हैं। इसकी पात्रता कंपनी संसद के अधिनियम के तहत निर्मित निकाय, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदार अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत तथा उदारीकृत प्रेषण सुविधा के तहत निवासी व्यक्ति शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने $6 बिलियन का वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य खाद्य संकट से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करना और खाद्य उत्पादन में मदद करना है। यह मंच वैश्विक खाद्य प्रणाली के लचीलेपन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही इसके जलवायु और पारिस्थितिकी फुटप्रिंट को भी कम करने का प्रयास करता है। IFC को 1956 में स्थापित किया गया था। यह विश्व बैंक का सदस्य है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यह उभरते बाजारों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संगठन है। यह विश्व बैंक के दोहरे लक्ष्यों की पुनर्प्राप्ति में उसका समर्थन करता है। IFC की अन्य शाखाएं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र या वाशिंगटन कन्वेंशन है। भारत उपयुक्त में से ICSID को छोड़कर सभी का सदस्य, जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पर हमारा 5वां टॉपिक खत्म होता है। एक नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो 6वां टॉपिक नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता का वो कंप्लीट करेंगे। और यही इसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।